Good morning to all of you. Myself Jagjeevan Ram Bairwa, Assistant Professor, Government College, टोंक। मैं आपको थर्ड सेम में स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट डिस्कस करूँगा, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में इसका सिलेबस जो है C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से समझने के पहले मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, या यूँ कह दें कि किसी मॉलिक्यूल की संरचना ज्ञात करने के काम आती है। स्ट्रक्चर आइसोलेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के काम आएगी। और कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हम यूवी, IR, रमन, मास और कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसमें अध्ययन करते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती है मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे यूवी है वो डबल बॉन्ड के बारे में बताती है, IR फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताती है, और जो NMR है इट इज़ ए वेरी यूज़फुल टेक्निक और इम्पोर्टेंट। ये आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स और हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में बताती है। तो हम डिटेल से NMR और उसमें भी C13 NMR पढ़ेंगे। NMR का थोड़ा सा हम प्रिंसिपल यदि डिस्कस करना चाहें तो जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो स्पिन करता रहता है और स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो दो प्रकार की स्थिति पोजीशन सामने आती है, लो फील्ड एंड हाई फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड और एंटी अलाइंड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और आपके जो स्पिनिंग न्यूक्लियस के कारण जो जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड की एक ही होती है, उसको अलाइंड कहेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन बाद उसको एंटी अलाइंड कहेंगे। जो आपका दो एनर्जी लेवल है इनके बीच में आपका न्यूक्लियस फ्लिप करता है, इस फ्लिपिंग के कारण ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये आपका वो है। अब C13 NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वही कार्बन देगा जिसका C13 आइसोटोप, मतलब जिसका प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने, न्यूट्रॉन्स 7 होंगे। इट मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो होगा, इसका मास नंबर या कह दें कि इसका द्रव्यमान संख्या 13 होगी। अबंडेंस की बात करते हैं तो ये नेचर में 1.1% C13 आइसोटोप पाया जाता है और वही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। बाकी 98.9% जो कार्बन का जो आइसोटोप वो C12 के रूप में पाया जाता है। अब हम C13 के बारे में डिस्कस करेंगे तो वी कैन एग्जामिन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू लर्न अबाउट ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मीन्स टू लर्न अबाउट ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के काम आएगा। मोस्ट कार्बन आर C12. C12 has an even number of proton and neutrons. It means cannot be observed by NMR techniques. Only 1% carbon are C13 and these we can see in NMR. This makes C13 NMR much less sensitive than carbon NMR. This affect the
हाउ वी सिंग स्प्लिटिंग पैटर्न। जो यहाँ पर इसमें एक ये आपका सिग्नल दिखा है, इसमें एक ये देखिए, इसमें एक अल्कोहल है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H8O2O है। इसके दो पॉसिबल फार्मूले हो सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल। यदि हम प्रोपिल अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें देखिए, प्रोपिल अल्कोहल में देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बन्स, मेथिल कार्बन, CH2 बीच वाला, और एक CH2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है। तीनों के कारण जो सिग्नल आते हैं, देयर विल बी 3 सिग्नल्स विल बी ऑब्जर्व्ड, जिसमें एक का जो केमिकल शिफ्ट है वो लगभग 10 है, सेकेंड की जो केमिकल शिफ्ट है लगभग 30 to 25 के बीच है, और जो थर्ड है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसकी 60 है। इट मीन्स द केमिकल जो शिफ्ट है वो अलग अलग कार्बन के अलग अलग है। यदि हम प्रोपिल अल्कोहल के आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें 2 ही प्रकार के कार्बन है, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप है, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो सेम है, बिल्कुल बोथ मेथिल ग्रुप आइडेंटिकल, सो गिव सेम सिंगल सिग्नल। यदि हम केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जिस कार्बन का हम सिग्नल लेते हैं, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक दिखाया गया है कि जो देखिए इस एक चार्ट टाइप बनाया हुआ है जिसमें 0 से लेकर के राइट टू लेफ्ट की जब जाती हैं तो 0 से 2 to 10 तक है ये। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कार्बन है उसका जो केमिकल शिफ्ट है वो लगभग 0 to 40 तक होती है, और हेलोजन से जुड़े हुए होंगे तो 70 से 75 होगी sp3 में ही। sp हाइब्रिड कार्बन होगा मतलब एल्काइन, उसमें 70 से 90 होगी, और sp2 जैसे एल्कीन होगी वो आपके 105 से 150। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है जैसे कि साइक्लिक रिंग में है 120 से 150 है, और आपको कार्बोनिल की है वो लगभग होगी आपके 160 से 210। सो इसमें हम जो रेफरेंस कंपाउंड के रूप में वो हम लेते हैं टेट्रामेथिलसिलेन, और केमिकल शिफ्ट डिफरेंस जो है उसका कंपाउंड केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS, ये आपका केमिकल शिफ्ट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जिसका आप यूनिट ppm पार्ट पर मिलियन होता है। और यदि हम पीक की बात करते हैं कि C13 पीक आर इन रियलिटी स्प्लिट बाय बॉन्डेड प्रोटॉन्स, स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स n+1 रूल से होती है, यानी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उससे एक ज़्यादा स्प्लिट होगा। जबकि C13 NMR और प्रोटॉन NMR में ये डिफरेंस है कि प्रोटॉन NMR में तो कार्बन से जुड़े हुए एडजेसेंट कार्बन के कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसका +1, जबकि C13 में डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ होगा उसमें होगा। थैंक यू। आगे की क्लास अब नेक्स्ट उसमें बताएंगे।